भारत अतियों का देश है। इसी वजह से इस भारत में विश्वगुरु भी पैदा हुए और उसी भारत में जगहसाई करने वाले भी करोड़ों पैदा हुए। जगहसाई बालों में आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी जन्मदात्री माता का सर कलम करके किसी काल्पनिक पिता के चरणों में रखने वाला है, तो कुछ बहुसंख्यक लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने अधिकारों को खाने वाले या सताने वालों को बहुत ही आदरपूर्वक दान मान सम्मान देते हुए सत्तासीन करते हुए मिलेंगे। बात अयोध्या की जमीन के नीचे से मिल रही प्रमाणों की चल रही है। तो भारत में कौन सा ऐसा भूभाग है जहाँ की खुदाई से हजारों वर्ष पूर्व में बुद्ध को छोड़कर कुछ अन्य का साक्ष्य मिला है। लोग कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो फिर आज तक की प्राप्त किसी भी मूर्ति या किसी अभिलेख पर विष्णु लिखा हुआ देखा है? ऐसा लिखा होने की जानकारी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन करोड़ों बुद्ध की मूर्ति और अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिस पर बुद्ध लिखा हुआ देखा भी जा सकता है। उनकी मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। इन मूर्तियों की पहचान करने का पहला तरीका मूर्ति की बनावट और रंग से की जाती है, जो थोड़ा कठिन है, लेकिन जो आसान तरीका है वो ये है कि जिस मंदिर की मूर्ति को उसके व्यवस्थापक द्वारा मूर्ति श्रृंगार के नाम पर कपड़ा और फूलमाला से मूर्ति के स्वरूप को ढक दिया जाए, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना बहुत कठिन हो जाता है। और साथ ही उस मूर्ति के पास किसी को फड़कने भी नहीं दिया जाए, तो समझो कि यहाँ दाल में कुछ काला है। अब आप लोग ही बताएं कि जिस देश में लोगों को नज़रबंद या अंधभक्त करके उसके सामने ही डाका डाला जाए, मूर्ति का स्वरूप बदला जाए और उस देश के लोग अपनी सुनी सुनाई ज्ञान से मनुसात करता जाए, तो उस देश में रहे वैसे बुद्धिजीवियों से आप न्याय की उम्मीद भी करते हैं। शुक्र है हम लोग पढ़े लिखे और जागरूक हैं। अगर आज भी मनुस्मृति का शासन होता तो ब्राह्मण कहते धम्म चक्र नहीं, कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। चैत्य नहीं शिवलिंग है और श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। मैंने भी सोचा मैं भी बौद्ध स्थल अयोध्या लिखूं, लेकिन माफ़ करना, मैं ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा बौद्ध देश भारत। पूरा भारत बौद्ध देश है। इस देश की हर नगरी बौद्ध नगरी है। हर स्थल हर स्थान में बौद्ध सभ्यता के निशान हैं। पश्चिम में हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला को पार कर और पूरब में हिमालय पर्वत को चीर कर सारा सेंट्रल एशिया बुद्ध हुआ। बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ, तलवार के जोर पर बौद्ध सभ्यता को खत्म किया गया है। जितना उत्पीड़न, कष्ट, जुल्म, नरसंहार बौद्ध धर्म ने झेला है, दुनिया में और किसी धर्म ने नहीं झेला। इतना अत्याचार दमन सहने के बावजूद भी बौद्ध धर्म आज भी पृथ्वी का विशालतम धर्म है। पूरा यूरोप बुद्ध हो जाता, लेकिन दूसरी शताब्दी में ईरान के जोरास्ट्रियन धर्म के मुख्य धर्मगुरु किरदार के आदेश पर ईरान से लेकर अफगानिस्तान गांधार तक बौद्ध स्तूपों, चैत्यों को गिराया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई। तीसरी शताब्दी में सासानी साम्राज्य ने कुषाण साम्राज्य को हरा दिया। सासानियों ने बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध स्थलों का दमन किया। पुष्यमित्र शुंग, हुन राजा मेहरकुला ने भी बड़े पैमाने पर बुद्ध भिक्षुओं अनुयायियों का नरसंहार किया। बौद्ध स्थलों को जला दिया, गिराकर जमींदोज किया। अध्ययन बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ ये नहीं, बौद्ध धर्म को खत्म कैसे किया गया ये पढ़ना चाहिए। द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री की लेखिका वेंडी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, हिंदू धर्म के ग्रंथों में दर्शाया गया इतिहास भरोसा करने योग्य नहीं है। इतिहास का कालक्रम भी गलत है। जो प्राचीन है उसे बाद का बताया गया है और जो बाद का है उसे प्राचीन बताया गया है। वेंडी ने लिखा है कि पूरे बौद्ध भारत का संस्कृतिकरण किया गया। शहरों नदियों के नाम बदले गए। प्राकृत भाषा ही प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा का जन्म बाद में हुआ है, लेकिन हमें ब्राह्मण इतिहासकार सरकारी किताबें उल्टा इतिहास पढ़ाती है। अयोध्या में विवादित भूमि पर मौर्य और गुप्तकालीन बुद्ध से जुड़े अवशेष निकलने के पश्चात अयोध्या का प्रशासन अवशेष को सुरक्षित भी नहीं कर रहा है। बौद्ध भिक्षु सुमति रतन वहां गए थे। स्थानीय प्रशासन से बात की तो पता चला कि चंपत राय नाम का व्यक्ति पुलिस को अंदर भी नहीं घुसने दे रहा। जो अवशेष वहां मिले हैं उनको तोड़कर रेत बनाया जा रहा है। ये ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ही अंदर जाने की आपको इजाजत दे सकते हैं। मैं बराबर पूरे देश प्रदेश पर आह्वान करता रहा कि अगर ये लोग सही हैं, अगर वहां बौद्ध अवशेष नहीं निकल रहे हैं तो आखिर ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये डर रहे हैं तो उससे साफ सिद्ध होता है कि वहां बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं। मुझे एक और सूचना दी कि जो मूर्तियां, जो अवशेष निकल रहे हैं, ये लोग उन्हें क्रेशर में डाल करके बालू बना रहे हैं, रेता बना रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को अगर तुमने नहीं बचा पाया तो तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है, तो तुम्हें संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आओ हम एक हो जाएं और अपनी विरासत बचाएं, बुद्ध की संस्कृति की रक्षा करें। पिछड़े वर्ग जो भगवान बुद्ध के वंशज हैं,
इन वर्गों को अब समझ लेना चाहिए कि किस तरह से पिछड़ी जातियों के इतिहास को मनुवादी जमीन में दफन कर रहे हैं। इसलिए मैं पिछड़े वर्गों से कहना चाहूँगा, जो मनुवादी वर्ग आपसे कहता है कि मुसलमान आपके दुश्मन है, उससे सावधान हो जाइए। मुसलमान आपके दुश्मन है या नहीं, इस पर तो बाद में बात हो सकती है, पर एक बात पक्की है कि मनुवादी आपके और आपके इतिहास के खिलाफ है। ये लोग आपकी पूरी हिस्ट्री मिटा देना चाहते हैं। आपके मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा। पिछली जातियाँ जितनी जागरूक भी नहीं है कि अपने इतिहास के प्रति जानकारी रखती हो। कोई मंदिर का विरोधी नहीं है, पर उसके नीचे बौद्धकालीन नगर साकेत के बुद्ध विहारों के जो अवशेष मिल रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। अंग्रेजों का तो भारत से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन्होंने भारत के इतिहास को संरक्षित किया, खुदाई में मिली सभी वस्तुओं को सुरक्षित किया। तुम भारतीय होने का दावा करते हो और भारत के इतिहास पर गर्व करते हो, पर पूरे इतिहास को बर्बाद कर देना चाहते हो। भारत के इतिहास के ऊपर अपने पौराणिक चरित्रों को खड़ा करना चाहते हो और उनके आधार पर भारत का नव संस्कृतिकरण करना चाहते हो, जिसमें तुम सफल भी हो रहे हो। अयोध्या का समतलीकरण और उसमें मिला कुछ दर्शनीय प्रमाण को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्म चर्चा है। इस गर्माहट में भला भारत की सत्तासीन पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी अपने चुने हुए नुमाइंदों द्वारा गोदी मीडिया का सहारा लेकर उन प्राप्त सभी प्रमाणों को रामायण के राम या हिंदुओं के करीब करने का कार्य कर रहा है। भला करे भी क्यों नहीं। भारत में 9वीं शताब्दी के बाद से जो ब्राह्मणी व्यवस्था स्थापित हुई है, उसमें चंद धूर्तों को उसी राम कथा पर जो समाज के भीतर ऊंची मान सम्मान वाली अवस्था प्राप्त हुई है, आज उसी ऊंची अवस्था का परिणाम है कि समाज में वो जन्मजात वर्णागत वाली मजबूत पकड़ बनाई हुई है। अब जब वर्णागत मजबूत पकड़ द्वारा जिस जिस जाति वर्ण को सामाजिक मान सम्मान का लाभ मिल रहा है, वो भला इस व्यवस्था को इतनी आसानी से कैसे खोने दे। आज ब्राह्मणी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दो अनुयायी दिखाई देंगे। पहला तो वो अनुयायी हैं जो इस वर्णागत व्यवस्था से समाज के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठा है। दूसरा वो अनुयायी मिलेगा जो जन्म से इस कर्मकांड के प्रति आसक्ति या धूर्तों द्वारा अपने विरुद्ध सभी संप्रदायों के प्रति काल्पनिक विद्वेष से प्रभावित होकर उसका अनुयायी बना बैठा है। लेकिन बात आकर रुकती है प्रमाण पर। प्रमाण एक ऐसा स्वरूप है जो विशाल डायनासोर से लेकर सूक्ष्म कीट पतंग का भी होता है। जरूरत है तो उसे विस्तार से जानने का, समझने का। सामान्यतः पृथ्वी पर दो प्रकार का प्रमाण होता है, पहला अपठनीय और दूसरा पठनीय। अपठनीय वह साक्ष्य है जिसमें उसका होने का आभास उसको होगा या लिखी गई है तो किसी कारण से अभी तक पढ़ी नहीं गई, लेकिन उन सारे प्रमाणों को कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से देख सकता है। इस साक्ष्य के निर्माण होने में अपने समय काल के सम्राट या प्रमुख होने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। इसलिए विश्व के कई स्थानों से खुदाई में करोड़ों वर्ष पूर्व का डायनासोर से लेकर हिम मानव, आदि मानव, कृषि का यंत्र सहित पहला उद्भव कबीला, पशुपालन का कबीला और सिंधु घाटी की विकसित सभ्यता सबके सम्मुख है। मानव के विकास क्रम में जब से लिपि का आविष्कार हुआ है, वो लिपि का प्रमाण आज पठनीय हो गया है, तो ऐसे लिखित प्रमाण को पठनीय साक्ष्य कहते हैं। इस प्रकार का साक्ष्य वस्तुतः ईसा से 600 वर्ष पूर्व के बाद से मिलता है, जिसमें हर काल खंड का पठनीय अभिलेख संग्रहालय में सुरक्षित है। ब्राह्मणी मतों के विद्वान गुड़ीजनों अनुसार संस्कृत के प्रख्यात जन्मदाता पाणिनि का जन्म, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा था, यम, नियम, आसान, प्रमाण, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के जन्मदाता पतंजलि का जन्मकाल, हवाई जहाज के जन्मदाता भारद्वाज ऋषि का जन्म, चाणक्य अर्थनीति के जन्मदाता का जन्मकाल, ऐसे ना जाने कितने प्रकार के ब्राह्मण ऋषि का जन्मकाल इसी ईसा पूर्व से आज तक के समय में दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी भी ऋषि का लिखा हुआ कोई पांडुलिपि आज तक नहीं मिला। फिर संस्कृत का जन्मदाता, यम, नियम, आसान, प्राणायाम का जन्मदाता, हवाई जहाज का निर्माता, अर्थशास्त्र का निर्माता किसी को कैसे मान लिया जाए। इसी पठनीय काल के समय में ब्राह्मणों के विद्वान मित्र में अपने समर्थन में कुछ सम्राट को भी खड़ा करते हैं जो अपने समय में काफी प्रतापी हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य को तो शुद्ध हिंदू और ब्राह्मणी मतों का अनुयायी कहते टीवी पर थक नहीं रहा। अब बहुसंख्यक समाज से सम्मान पा चुका मित्र को इतना तो शर्म करना चाहिए कि गुप्त काल में सैकड़ों शिक्षण संस्थान कार्यरत था। उन सभी शिक्षण संस्थानों का भरण पोषण गुप्त सम्राट द्वारा होता था। फिर तो गुप्त सम्राट द्वारा हिंदू विचारधारा से जुड़ी अनेकों कथा कहानी वाली पुस्तक या पांडुलिपि जरूर लिखवाई होंगी, क्योंकि पढ़ा लिखा सम्राट आपके ब्राह्मणी व्यवस्था का अनुयायी था तो इतना तो जरूर किया होगा। फिर तो उसे आज मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि गुप्त सम्राट के साथ विक्रमादित्य का भी सैकड़ों लिखित अभिलेख
आज संग्रहालय में शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन उसमें एक भी ब्राह्मणी व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई कथा कहानी नहीं है। ऐसा क्यों? यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज तक एक भी पठनीय या अपठनीय स्वरूप में कोई भी साक्ष्य ब्राह्मणी वर्णागत व्यवस्था को मजबूत करने वाला नहीं मिला। ऐसे संशय करना हर नागरिक का फर्ज बनता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भरी दोपहर में खड़ा होकर अपनी आंखें बंद करे और कहे कि अभी रात है। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मंदिर का कोई विरोध नहीं है, पर मंदिर के नीचे निकल रहे अवशेषों के साथ साथ तोड़फोड़ करना वैसा ही कार्य है जैसा भारत में आकर गजनवी, खिलजी, बाबर, तैमूर लंग जैसे लुटेरे और आक्रांताओं ने किया था। विवादित स्थल के नीचे निकल रहे बुद्ध के अवशेषों को तोड़ने वालों को मैं भारत के इतिहास के लुटेरे और आक्रांता की संज्ञा ही दूंगा। ये लोग बाबर, खिलजी और तैमूर लंग से भी बड़े आक्रांता हैं, जो सब कुछ जानकर भी इतिहास को समाप्त कर रहे हैं और ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं।